चलिए शुरू करते हैं। तो सब लोग चैप्टर का नाम लिखिएगा, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सब हेडिंग दीजिएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये फिजिक्स क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बल्कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी काम आएगा, कैलकुलेशन और यूनिट, है ना। इसी तरह आपका 11th में भी काम आता है और ये 12th में भी काम आएगा। जहां आप जिस फील्ड में जाइएगा हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत है, यूनिट्स और मेजरमेंट। एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे आगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्लियर है? नाम से भी समझ में आ रहा है, कुछ मेजरमेंट है, कुछ नापने वाली चीज़ें, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो कवर करेंगे 1.1 जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आप लोग सब हेडिंग दे दीजिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दे दिए। सबसे पहला चीज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो टर्म है पहले भी आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, अच्छे से हम लोग समझेंगे अभी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब क्या हुआ? नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं किसी चीज को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर करना। क्या बोलते हैं उसको? मेजर करना। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और हम लोग नंबर में दिखा सकते हैं। किसमें दिखा सकते हैं? नंबर में। किसके साथ? यूनिट के साथ। किसके साथ? समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया ना। फिजिकल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और नंबर और यूनिट के साथ लिख सकते हैं, नंबर और लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझिएगा। लेंथ, लंबाई होता है ना, लेंथ, जान रहे लेंथ। इस रूम का डायमेंशन मेजर करना है, कितना लंबाई है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, मीटर स्केल उठाइएगा और यहां से वहां क्या कीजिएगा, पकड़िएगा, होल्ड कीजिएगा और बता दीजिएगा 10 मीटर है, 5 मीटर है, बता दीजिएगा ना जो भी लेंथ होगा। तो रूम का लेंथ निकाल पा रही कि नहीं? किसके वजह से? फिजिकल क्वांटिटी। वो एक फिजिकल क्वांटिटी इसलिए ना। और क्या हेल्प किया हमें जिसे निकालने के लिए? मेजरिंग टेप। कौन सा टेप? हाँ, जो मेजर करता है, ठीक है। यानी हम मेजर कर पा रहे लेंथ को, हम मेजर। ऐसा ही जैसे मान लीजिए कि आपको कपड़ा सिलाना है, ठीक है, स्कूल का यूनिफॉर्म वगैरह होता है ना। तो आप पहले क्या करते हैं? कट पीस लेते हैं, है ना। तो उसका लेंथ मेजर होता है 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, जितना चाहिए। तो लेंथ को मेजर कर पा रहे ना। तो लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है? जिसको हम लोग मेजर कर पा रहे। मास भी क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। मास भी क्या होता है? हाँ, मास मतलब जैसे कुछ सामान खरीदे आप, 5 केजी का सामान, 10 केजी का सामान, तो उसको वेट कर मतलब मेजर कर पा रहे ना। मतलब उसको वजन बता पा रहे कितना केजी का, 10 केजी का, 20 केजी का, ठीक है। उसको मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। मास क्या होता है? पार्टिकल्स का वजन। एक एक पार्टिकल्स का वजन बताता है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे मास भी उतना ज्यादा होगा। जैसे आप 2 केजी का सामान लिए तो उससे मान लीजिए सेब आपका अटा वहां पर 5-6 सेब, ठीक है। 10 केजी का लीजिएगा, कितने पीस हो जाएंगे? ज्यादा होंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका वजन ज्यादा होगा, यानी मास ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आया? इस तरह अभी टेम्परेचर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा ना, तापमान। तो अभी चेक कीजिएगा तो कुछ आपको पता चलेगा, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, कितना? तो आप मेजर कर पा रहे टेम्परेचर को? कर पा रहे, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या है? फिजिकल। इस तरह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, और हम लोग फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे चीजें भी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई किसी से मोहब्बत करता है, बता सकता है कितना? कोई किसी से नफरत कर सकता है, बता सकता है?
है ना, यानी इमोशंस बता सकता है, नहीं बता सकता। इसी तरह किसी को दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा, बता पाएगा वो? ये सारी चीजें क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर नहीं पाते। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए लिखिएगा डेफिनेशन। फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग दे दीजिए। इसके अंदर लिखिएगा फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी, लिखे, दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, स्पेलिंग देख लीजिएगा, दैट कैन बी मेजर्ड and expressed and expressed and expressed by a number, expressed by a number, expressed by a number along with a unit, along with a unit, along with a unit। लिख लिए? एग्जाम्पल्स लिखिए, एग्जाम्पल्स नीचे में एग्जाम्पल्स। लेंथ लिखिएगा, लंबाई, लेंथ, कॉमा दीजिए, मास लिखिए, MASS, मास, फिर कॉमा दीजिए, स्पीड, गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही बता सकते हैं जी? गाड़ी में होता है ना स्पीडोमीटर, बता सकते हैं ना कितने स्पीड जा रहे? तो स्पीड भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड लिख लीजिए और एटसेट्रा ETC। अब इसमें हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते, कैसे दिखाते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहां देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे, वो चीज समझना है। देखिए यहां, जैसे मान लीजिए हम मास लिखे, मास इक्वल टू 10 kg। ठीक है, तो मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और इस फिजिकल क्वांटिटी को जनरल में कैसे हम लोग शो करते हैं, Q से। ठीक है, 10 क्या है, ये नंबर है, क्या है, इसी को न्यूमेरिक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, और इसको हम लोग n से दिखाते हैं, स्मॉल n। और kg क्या है, यूनिट, क्या है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, U से। तो इससे ये समझ में आ रहा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके साथ सिर्फ नंबर नहीं होगा, क्या होगा, यूनिट भी होगा। यानी हम इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू N इंटू, ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कुछ सामान आपको खरीदना है, वजन नापना है, ठीक है, और आप जब बोले कि बिना आप यूनिट का बोल दिए, जैसे 10 बोल दिए, 10 kg आपको लेना है, 10 बोल दिए, तो बताइए कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ? नहीं ना। सिर्फ केजी बोल देंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, आपको नंबर भी सही बताना है और यूनिट ही बताना है, क्योंकि मास का यूनिट केजी भी होता है, मास का यूनिट ग्राम भी होता है, मास का यूनिट टन भी होता है। तो आप जब तक मेंशन नहीं कीजिएगा यूनिट, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आइए? जैसे हम पूछेंगे आपका वेट कितना है, बताइए, 45 kg ना। तो 45 kg जो बताए, अपना क्या बताए, मास बताए। वेट मास दो अलग अलग चीज, हम लोग बहुत कॉमन वेट यूज कर लेते हैं, वेट वो चीज नहीं है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, वेट क्या होता है, फोर्स, बल होता है। और आप जो वैल्यू बताए ना 45 kg, दिस इज मास, क्या है। लेकिन इतना हम लोग बोलते हैं कि वेट भी, मतलब अगर मास बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा और लोगों को, है ना। लेकिन इतना बोल चाल में बोल देते हैं ना वेट, की वो चीज सेम चीज लगता है ना, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, मास अलग है, वेट अलग है। समझ में आया? वेट का फॉर्मूला आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, mg, ये फॉर्मूला होता था ना। स्मॉल m बता रहा मास और w बता रहा वेट, दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप बताए, मान लीजिए मास आप बताए 45 kg, ठीक है, g का वैल्यू मान लीजिए हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे 9.8 होता है ना। तो बताइए वेट कितना हो जाएगा, 45 इंटू 10 कितना हो गया, 450 न्यूटन हो गया। दिस इज वेट। हम लोग लेकिन मास बताते हैं, लेकिन पूछते हैं वेट, है ना जी। समझ में आया? इसको लिख लीजिए तो। जहां भी दिक्कत हो पूछिएगा ना।
लिख लिया आप लोग? आगे बढ़े, हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग लिखिएगा। कितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? सबसे फर्स्ट में होता है जिसका नाम है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी का मतलब एक होता है, क्वांटिटीज मतलब एक से ज्यादा, है ना। सेकंड होता है जिसका नाम है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और थर्ड जो होता है जिसका नाम है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तीनों का नाम पहले लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग समझेंगे सबके बारे में। तीनों का नाम लिख लीजिए। लिखने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, एक लाइन छोड़िए और नंबर 1 फिर से लिखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एक लाइन छोड़ के फिर से लिखना है नंबर 1 में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसको समझेंगे। फंडामेंटल क्या होता है? बेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बेस, बुनियाद, है ना, फंडामेंटल होता है। वैसे इसको हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं ना। समझिएगा, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल समझाएंगे तब हम यहाँ पर आएंगे। जैसे आप लोग जैसे इंग्लिश का बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, शब्द, वो सारे जितने ये वर्ड्स है किससे बने हैं? अल्फाबेट। किससे? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ? जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। कितने टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26, है ना। ए से लेकर जेड, है ना। तो दुनिया के जितने भी इंग्लिश के वर्ड है, हर एक वर्ड किससे बना है? इस अल्फाबेट से बना है ना। दुनिया के जितने लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट वर्ड भी है ना, शब्द, वो किससे बने हैं? अल्फाबेट से। ये चीज समझ में आ रहा? ये जो अल्फाबेट में ए बी सी डी है ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल वर्ड लेटर, है ना। क्योंकि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स बनते हैं इसी से बनते हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं। ये जो ए लिखा हुआ, ए एक ऐसा लेटर है जो किसी से जुड़ के नहीं बना है। किसी से जुड़ के बना है? ना ही इसको हम लोग दो पीस कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं ना इसको हम लोग। ऐसे ही बी के बारे में बात करें, बी किसी से जुड़ के बना है? बी को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, है ना। इस तरह जितने जेड तक होते हैं ना, सारे लेटर क्या होते हैं? फंडामेंटल होते हैं, यानी किसी इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? किसी पे डिपेंड नहीं करते, आप किसी से बने हुए नहीं है, ना ही हम इसको तोड़ सकते। ये चीज समझ में आ रहा? अब जैसे हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, CAT कैट, DOG डॉग। जो कैट लिखा हो ना, कैट, ये लेटर से बने। कितने लेटर्स? CAT, 3 लेटर्स है ना। और कौन से लेटर से? फंडामेंटल लेटर्स। कौन सा? और ये फंडामेंटल नहीं कहलाए बिकॉज ये बना है फंडामेंटल से, और ये ऐसे बना है कि इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। 3 पार्ट में नहीं हो सकता है, C+A+, है ना, मतलब अलग अलग हो गया ना। और ये किससे बना है? फंडामेंटल से। किसी से बन रहा है ना, डिपेंड कर रहा ना, ये फंडामेंटल नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? डिराइव। क्या कहलाएगा? डिराइव, डिराइव वर्ड। ठीक है, किससे बना है वो? फंडामेंटल लेटर से बना है डिराइव वर्ड। समझ में आया? इसको बोलते हैं डिराइव वर्ड, दिस इज फंडामेंटल लेटर्स। समझ में आया ये चीजें? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इस तरह जितने भी आप इंग्लिश के वर्ड लीजिएगा, जैसे हम 88 लिए, कितने लेटर का वर्ड से? 2 लेटर का वर्ड है। ये भी क्या है? फंडामेंटल नहीं है, ये क्या है? डिराइव है। क्या है? ये किस चीज से बन रहा? फंडामेंटल से। ये चीज समझ में आए? मिनिमम एक डिराइव वर्ड बनाने के लिए, यानी एक वर्ड बनाने के लिए कितने लेटर्स चाहिए? मिनिमम 2, और मैक्सिमम जितना हो सकता है ना। चलिए, इसी तरह यहां देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये तो कॉन्सेप्चुअल समझा है। यहां देखिएगा, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये फंडामेंटल है। क्या है?
ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, अब किसी से जुड़ के नहीं बना, ना ही इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लेंथ भी क्या है, देखिए लेटर में नहीं जाना है आपको, समझिए। जैसे हम बोल रहे हैं ना मास है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये कोई दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से जुड़ के बना है, दूसरे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं ना। लेंथ भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। दो पीस कर सकते हैं अलग अलग नहीं। ऐसे ही टाइम भी क्या होता है, फंडामेंटल टाइम भी क्या होता है। अब जैसे हम लेंथ बताए ना, लेंथ लंबाई होता है, ब्रेथ भी होता है ना, ब्रेथ, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को भी मीटर में, तो दोनों लेंथ है। ब्रेथ भी क्या एक तरह का लेंथ है, हाइट भी क्या एक तरह का लेंथ है। जैसे डेप्थ गहराई, वो भी क्या एक तरह का लेंथ है। डिस्टेंस दूरी, ये भी क्या है लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोलते हैं ना, वो भी क्या है लेंथ है। क्या है, सबको मीटर में मेजर कर सकते हैं ना, जो जो अभी हम बताए, समझ में आया। तो लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं होता, उसके साथ और भी चीजें हैं। क्लियर है, समझ में आया जी। चलिए अब इसमें एक और एग्जांपल वैसे समझा देते हैं डिराइव का, फिर डेफिनेशन एक एक करके लिखवाएंगे। जैसे हम स्पीड लिख दिए, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, गति का डिस्टेंस बाय, है ना। डिस्टेंस क्या एक लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, और लेंथ एक फंडामेंटल होता है। लेंथ क्या होता है, और टाइम भी क्या होता है, फंडामेंटल। तो स्पीड दो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा, दो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा, इसलिए स्पीड क्या होगा, फंडामेंटल कहलाएगा नहीं, क्या कहलाएगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा, फंडामेंटल पे। ये दो पार्ट में टूट भी पा रहा है ना, फंडामेंटल दो पार्ट में टूटता है नहीं, डिराइव टूट सकता है। अब बताइए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए मिनिमम कितने फंडामेंटल चाहिए, दो। सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक, एग्जांपल से समझाएंगे। चलिए अब डेफिनेशन लिखिएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। These THESC, these are the physical quantities. These are the physical quantities. स्पेलिंग लिखा हुआ है ना, किसी को दिक्कत है देख लीजिएगा। These are the physical quantities, लिखे, that can neither, स्पेलिंग देखिए NEITHER, neither be created, spelling created from other physical quantities, other physical quantities nor nor broken, broken, broken into two or more, two or more physical quantities, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ना ही ये किसी से जुड़ के बनता है, ना ही इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, उसके नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, देयर आर सेवन, there are THERE, there are seven fundamental physical quantities, fundamental physical quantities, fundamental physical quantities, ठीक है। अब सब नीचे में फिर लिखिएगा एग्जांपल्स, लिखिएगा एग्जांपल्स, ऐसे लिख लीजिएगा। नंबर वन में क्या होता है, मास, क्या होता है, मास, मास समझते हैं ना, मास पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है, एक एक पार्टिकल का वजन बताता है, ठीक है। मास मतलब पार्टिकल्स होंगे तभी मास एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो मास नहीं होगा। जैसे वैक्यूम सुनिए ना, वैक्यूम स्पेस, जहां जहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं होते तो मास होगा वहां पर। जहां एयर का मास होता है, एयर, हवा जो है उसका मास है, मास है कि नहीं, उसका वजन है कि नहीं, नहीं है प्रूफ कर दे। आप लोग सुनार के यहाँ गए हैं ना, ज्वेलरी शॉप, तो वहां जब जाते हैं तो उनका जो मेजरिंग डिवाइस होता है जिसमें वो सोना चांदी तौलते हैं, वो देखते हैं शीशा के अंदर होता है,
क्योंकि अगर मान लीजिए फैन चल रहा है या कूलर चल रहा है, उसका हवा वहां थोड़ा सा भी 1 ग्राम भी 1 मिलीग्राम भी ऊपर नीचे होगा ना, या तो बायर का जो खरीदने वाले उसका लॉस होगा, या फिर सेलर जो बेचने वाले नहीं होगा लॉस। हवा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, क्योंकि गोल्ड है ना जी, गोल्ड को तो मिलीग्राम में देखा जाता है कि नहीं। आटा चावल में चल जाएगा, ग्राम भी चल जाता है, 10 ग्राम ज्यादा दे देंगे, लेकिन सोना चांदी 10 ग्राम ज्यादा देंगे, है ना। समझे? तो इसका मतलब ये हुआ, हवा जैसे पड़ती है ना, उसके वजह से चेंजेस आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल्स है, उसमें वजन है, पार्टिकल्स है, एयर में पार्टिकल्स है कि नहीं, और उसका मास होता है, इसलिए आपको वहां पर दिखता है। मास है तब ना उसका वेट नजर आ रहा। समझ में आया? मास होता है ना एयर में, पार्टिकल्स से बना है ना एयर। ठीक है, दूसरा आपका लेंथ होता है। लेंथ को बता दिए ना, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी का होता है। ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है, थिकनेस भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है। थर्ड यहां देखिए, टाइम क्या होता है, टाइम। फोर्थ, टाइम तो जान ही रहे ना। फोर्थ होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर समझते हैं क्या होता है? टेम्परेचर तापमान को बोलते हैं ना। इसको सिंपल वर्ड में ऐसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। कोई चीज कितना गर्म है या कोई चीज कितना ठंडा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 बॉटल है पानी का, एक का टेम्परेचर है मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस, एक का 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए कौन गर्म होगा कौन ठंडा होगा, बिना टच किए हुए, है ना। यानी टेम्परेचर क्या बताया, कितना गर्म बताया, है ना। ठीक है, कोई चीज ठंडा भी हो सकता है, आइस है मान लीजिए, तो नेगेटिव में हो सकता है ना, फ्रिज में होता है ना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से ही मेजर करते हैं, और एक और यूनिट होता है जो आगे हम बताएंगे, वैसे पहले ही अभी बता सकते हैं, केल्विन। केल्विन का नाम सुने, है ना, वो भी यूनिट होता है। 5 नंबर में आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ, जैसे अभी फैन ये चल रहा है, ठीक है, और आपका जितना भी मतलब बल्ब वगैरह कनेक्शन है वायर के थ्रू है ना, और वायर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो चार्ज है, वो क्या है, चार्ज। अब जिसके वजह से क्या, और वो जब फ्लो करता है, उसी फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? समझ में आया? ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? 6 नंबर में होता है, जिसका नाम है लुमिनस इंटेंसिटी। क्या नाम है? हाँ, अब समझते हैं इसके बारे में। लुमिनस जानते हैं किसको बोलते हैं? अनुजा बताइए, लुमिनस। नहीं, क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट या लुमिनस सोर्स? ऐसा सोर्स या ऐसा चीज जो रोशनी देता हो। जैसे देखिए, पहले समझ लिए बाबू, फिर लिखने का टाइम देंगे। जैसे बल्ब जल रहा है ना, बल्ब रोशनी दे रहा है ना, इसको बोलते हैं लुमिनस सोर्स। और जो रोशनी नहीं देता उसको नॉन लुमिनस। जैसे मेटल नॉन मेटल होता है ना, जैसे बेंच रोशनी दे रहा, ये क्या हुआ, नॉन लुमिनस हुआ। बल्ब क्या हुआ, जलता हुआ बल्ब, लुमिनस हुआ। जलता हुआ कैंडल, लुमिनस हुआ। सूरज रोशनी दे रहा ना, वो भी क्या हुआ? समझ में आया? तो ये बेसिकली किसके बारे में बता रहा? लाइट के बारे में। किसके बारे में? अब लाइट का इंटेंसिटी होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे 2 एग्जांपल लेंगे, बल्ब का लीजिए और सूरज के लीजिए, किसका ज्यादा इंटेंसिटी है ना, उसका लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। तो लाइट के बारे में ये बताएगा। समझ में आया? और 7 नंबर में है, जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये बताता है पार्टिकल्स का क्वांटिटी। क्या बताता है? देखिए, मास और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। मास एक एक पार्टिकल्स का वजन बताता है, और ये क्वांटिटी बताता है कितने पीसेस है। जैसे हम बोलेंगे 1 दर्जन कितने पीसेस, डजन इंग्लिश में बोलते हैं, दर्जन हिंदी में, है ना। 1 दर्जन कितने पीसेस होते हैं? 12 पीस कंफर्म है ना। 2 दर्जन बोलेंगे तो 24 पीस। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है मोल का, पढ़े है ना। एक मोल का मतलब समझते हैं कितने? एक मोल ऑफ बुक्स बोलेंगे, एक मोल ऑफ बुक्स तो कितने बुक्स समझ में आता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बुक्स, यानी किताबें। समझ में आया? जिस तरह 1 दर्जन 12 पीस का कलेक्टिव फॉर्म है, वैसे ही एक मोल इतने सारे का कलेक्टिव फॉर्म है। क्लियर है? अब जैसे केमिस्ट्री में पार्टिकल्स वगैरह बहुत छोटे छोटे होते हैं, और हर एक पार्टिकल्स की स्टडी करना आसान नहीं होता, तो कलेक्टिव फॉर्म में पढ़ा जाता है, उसको मोल बोलते हैं, एक मोल। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, क्वांटिटी बताता है, इसका यूनिट मोल होता है। तो एक मोल होगा तो इतने सारे पार्टिकल, अगर मान लीजिए 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो इतने सारे पार्टिकल्स होंगे। 2 मोल होंगे इसके डबल, 3 मोल इसके ट्रिपल। समझ में आया?
ठीक है, लिख लीजिए आप, ऑलरेडी रिटन ना जी। हैबिट रखिए पहले समझने का, ठीक है, जो जो साथ साथ लिख लेते हैं ना, प्रॉब्लम ये आएगी। तो अभी तो इजी टॉपिक है, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना, तो ये हैबिट साथ में रहा तो वो चीज समझ में नहीं आएगा, बस रिटर्न लिखा रहेगा। तो जो चीज पहले समझाया जाता है उसको कंसंट्रेट करना है, ऐसा हो कि ब्रेन में वो प्रिंट हो जाए, है कि नहीं जी, कॉपी से ज्यादा ब्रेन में प्रिंट हो जाए, उसके बाद लिखने का टाइम मिलता है तब लिखना है। लिख लिए सब? चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले जिसका नाम क्या है, सेकंड नंबर में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, हेडिंग लिखिएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हेडिंग दे दिए, अभी आपको समझा दिया ना, जैसे इंग्लिश का जो वर्ड्स है कितने अच्छे। एक बात बताइए, अल्फाबेट के लेटर्स कितने होते हैं? 26 फिक्स है ना, वैसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिक्स है, 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? दुनिया कोई भी बुक आप उठा लीजिएगा, 7 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, 7 मिलेंगे। दो एक आता है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री में आता है, ठीक है, 7 होते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री वो फिक्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग जो पढ़ रहे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। जहां आप 11 से पढ़िएगा तो नया नया फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव दिखेगा, ठीक है। फिर 12th में जाइएगा वहां मिलेगा, ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वहां भी नया नया चीज आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना। जिस तरह वर्ड्स दुनिया में इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं ना जी, बहुत सारे। डिक्शनरी देखिए ना, छोटा डिक्शनरी भी देखिए आप, बड़ा डिक्शनरी भी देखिए, तो अलग अलग साइज के कितने सारे वर्ड्स होंगे, बहुत सारे वर्ड्स। काउंट कर सकते हैं कितने टोटल, समझ रहे ना, वैसे ही इसमें भी है। चलिए इसमें डिराइव का मतलब समझते हैं। डिराइव मतलब किसी से हासिल करना, किसी चीज से निकालना, उसको क्या बोलते हैं? डिराइव। अगर कोई फंडामेंटल के हेल्प से बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम एरिया लेंगे एग्जांपल, क्या लेंगे? एरिया का फॉर्मूला पता है? जैसे हम लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये आपका रेक्टेंगल है ना, तो इसमें लेंथ है और दूसरा क्या है? ब्रेथ है। तो लेंथ, इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, क्या हो जाएगा? अब बताइए, लेंथ एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ क्या है? और ब्रेथ भी क्या है? लेंथ है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल है दोनों, ठीक है। बट ये मल्टीप्लाई हो रहा, क्या हो रहा? हाँ, यानी दोनों अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो सेम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे, दो इस्तेमाल हो रहा ना, लेकिन दोनों सेम है। दोनों दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। अगर सेम है, अगर दो यूज हो रहा, एक नहीं दो यूज हो रहा, तो डिराइव कहलाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसी तरह वॉल्यूम का निकालेंगे, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। इसमें देखिए ये किसका है फॉर्मूला? क्यूबॉइड का है। ये इस तरह का होता है ना जी, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है, और हाइट भी क्या एक तरह का, लेकिन तीन अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा, यानी ये क्या हुआ? डिराइव होगा। क्या होगा? तो मिनिमम डिराइव होने के लिए कितना चाहिए? दो, और उससे ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? और जितने भी डिराइव होते हैं किससे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, किसकी मदद से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है ना? लिखिएगा, these are the physical quantities, these are the physical quantities, these are the physical quantities। देखिए, कोई भी चीज डेफिनेशन लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पर हेडिंग लिखिए, इस तरह हेडिंग लिखा हुआ है, तो आप यहां से लिखना शुरू कर दिए, सपोज कीजिए, तो सेकंड लाइन यहीं से शुरू करना है, थर्ड लाइन यहां शुरू करना और कंटिन्यू नीचे जाते जाना। और अगर नीचे से शुरू करें तो एक लाइन छोड़ के शुरू किया जाता है ना, क्योंकि जब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ना तो ओवरराइट हो जाता है, छिप जाता है बहुत सारी चीजें। क्लियर है ना? क्योंकि हेडिंग है ना, हेडिंग में अंडरलाइन भी कर देते हैं सारी चीजें। लिखने का तरीका समझ में आया ना? क्या लिखे? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन ऑब्टेन्ड,
दैट कैन ऑब्टेन्ड के स्पेलिंग देख लीजिए, OBTAINED, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लिए, फुल स्टॉप। अब इसका एग्जांपल्स लिखिए, नीचे में एग्जांपल्स लिखिएगा। एग्जांपल्स में क्या होगा आपका, एरिया हो जाएगा, होगा ना एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं ना। वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम को, बताइए। और उसके बाद क्या होता है, स्पीड, स्पीड का एग्जांपल समझाए ना, स्पीड पहले भी समझा चुके हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ एक फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल, यानी स्पीड दो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या होगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए ये तीनों एग्जांपल लिख लीजिए इस तरह। लिख लिए। थर्ड लिखिएगा अब, थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये अलग कैटेगरी का, अलग क्लास का, ये एंगल के बारे में बताता है। किसके बारे में, एंगल के बारे में। ठीक है, इससे पहले लिख लीजिए, दीज आर द सेपरेट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, दीज आर द सेपरेट क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लिया सब। अब इसमें समझेंगे कौन कौन सा होता है। नीचे वैसे लिख लीजिए, देयर आर टू, एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, एरो देखिए, देयर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लिए। फर्स्ट जो होता है, इसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल्स दो ही होते हैं ना। फर्स्ट आपका होता है जिसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं, जिसको थीटा से दिखाते हैं। और सेकंड होता है आपका सॉलिड एंगल, क्या होता है, पहले समझना है, लिखना नहीं है, पहले समझाने दीजिए। इसको हम लोग ओम से दिखाते हैं, किससे, यहां समझिए। जैसे हम बोलेंगे 1D, नाम सुने 1D, वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल को बोलते हैं ना 1D। 1D किससे बनता है, एक लाइन से बनता है, जिसमें एक लेंथ हो सकता है बस, और उसको लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है। दूसरा होता है 2D, क्या होता है, टू डायमेंशन या टू डायमेंशनल। ठीक है। और 2D जो होता है दो लेंथ से बनता है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन, क्या बोलते हैं, 2D क्या बोलते हैं, प्लेन। और एक होता है 3D, क्या होता है, जिसमें लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, और बताइए हाइट भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड, क्या बोलते हैं। अब समझिए, 1D मतलब एक तार होता है ना 1D। 2D का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिए पैनल है ना, लेंथ है और क्या इसका ब्रेथ है, ये पूरा कवर हो रहा ना। ये एक जैसे एक वॉल हो गया, दीवार भी क्या हो गया, वो 2D हो गया, है ना। जो आप जैसे कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, जैसे क्लासेस का वीडियो देख रहे हैं आप ऐप के थ्रू, है ना, अपना खान एजुकेशन ऐप में देखते हैं, वो कैसा है, 2D है, 1D है, 3D है। 2D है, क्या है ना, लेंथ और ब्रेथ है ना। और 3D जिसमें तीनों चीज हो, जैसे ये रूम दिख रहा, रूम में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और इसका मतलब 3D हुआ। और आप नाम सुने 3D मूवी का, ये क्लिप आता है ना, कहीं साइंस सिटी आप जाइएगा, छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है, उसमें क्या होता है ना कि सामने चल रहा होता है कुछ, और बाहर भी आ जाता है वो। इसका मतलब प्लेन भी कवर करता है, सामने बाहर भी आ जाता है, मतलब क्या बन जाता है वो, समझ में आया 3D।
ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या होता है? जो 2D एंगल होता है। कैसा एंगल? जो आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे, जान रहे हैं सेक्टर होता है इस तरह का, सेक्टर जानते हैं, पढ़े होंगे ना। और अंदर में क्या एंगल बनता था? 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी है ना, 45 डिग्री, ये थीटा होता था ना, इसी को प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक प्लेन कवर करता है, ठीक है। आप लोग ये भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ना, यहाँ पर थीटा होता था ना, ये भी क्या है? प्लेन एंगल है। क्या है? समझ में आया जो पढ़ा हुआ है? इसको डिग्री में लिखते हैं ना, डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, है ना। बट इसका एक और यूनिट है जिसका नाम क्या है? रेडियन। क्या नाम है? यूनिट है, पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? तो पहले सॉलिड फिगर समझ में आया ना। देखिए आप लोग वैसे 8 क्लास में नाम सुने होंगे, प्लेन फिगर्स होते हैं, सॉलिड फिगर्स होते हैं। प्लेन फिगर्स किसको बोलते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सर्कल, ये सब क्या है? प्लेन फिगर। सॉलिड फिगर सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, ये सब सॉलिड फिगर होते हैं, यानी 3D फिगर, ठीक है। अब देखिए एंगल के बारे में समझेंगे तो उसका एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक फुटबॉल है इस तरह का, ठीक है। ये फुटबॉल है, हम क्या करेंगे? छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सेक्शन, और क्या करेंगे? सेंटर से मिला देंगे सबको। क्या करेंगे? सेंटर से। तो अंदर में एक एंगल बनता है, सॉलिड एंगल। क्या बनता है? जिस तरह आप लोग कोन आइसक्रीम देखिए ना, कोन वाला, अंदर में एक सॉलिड एंगल बनता है, अंदर में, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। या फिर आप झारमुरी वाले देखिए ना, ठीक है, अगर देखिएगा उसको टाइट कर दीजिएगा तो सामान कम जाएगा, अंदर एरिया कम होगा, सामान भी कम जाएगा, और एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जा रहा है। यानी एंगल जब छोटा होगा सामान कम जाएगा, एरिया कम होगा, ठीक है। और एंगल जब बढ़ा देंगे तो सामान ज्यादा जाएगा, एरिया भी। समझ में आ रहा है एंगल कैसे चेंज कर रहा? क्लियर है ना? चलिए इसको लिख लीजिए तो डायग्राम के साथ। अच्छे से बनाइएगा, बना देना।